हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट। वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसको आप समझेंगे तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, केवल इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, बी है टू कंसिडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। यहाँ पे शरीर व दिमाग की परिपक्वता की बात की गई है। सी है टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो आपको अपने माँ बाप से कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है, एज वेल एज इन्वायरमेंटल, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, उसकी पारस्परिक क्रिया। ठीक, तो ये ऑप्शन काफी हद तक सही लग रहा है। डी भी देख लेते हैं। देखिए, टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, वंशानुगत जो विशेषताएं होती हैं उस पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है विकास के वैयक्तिक विभिन्नता को समझना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सी करेक्ट क्यों हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात की गई है प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की भी बात की गई। ठीक है, इन दोनों की परस्पर क्रिया की बात की गई है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। देखिए, ए है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, मतलब रिलेटिवली ऑर्डरली। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर से चलता है विकास। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप पहले बड़े हो गए, पहले फिर उसके बाद आप बाल्यावस्था फिर शैशवावस्था में आ रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तो मतलब ये हमारा जो ए है वो सही है। बी है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, मतलब डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। सी देख लेते हैं एग्जैक्ट कॉज एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। कह रहा है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती, कि मतलब जो गति किस रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है आपका, तो वो सब आपका क्या कब पता चल जाता है, जन्म के समय। क्या ऐसा हो सकता है, वो तो आप जब बड़े होंगे आपको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपका पालन पोषण कैसी जगह हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, आपका डेवलपमेंट। डी है इंडिविजुअल्स डेवलप्स एट डिफरेंट रेट्स। देखिए, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सही है। किसी का विकास, किसी का मेंटल डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है तो किसी का फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है। तो ये सारी अपनी अपनी डेवलपमेंट की अलग अलग एरियाज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग अलग होता है, उनकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है अलग होती है सबकी। यहाँ पे पूछ रहा है सिद्धांत नहीं है, तो सिद्धांत नहीं में तो हमारा सी आ जाएगा। कह रहा है कि विकास की सटीक गति और प्रकृति, मतलब जो भी इसका एग्जैक्ट कॉज एंड नेचर है, तो कब पता चल जाता है, जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा भी जा रहा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडॉप्टेशंस should a teacher make while working with students who are visually challenged। यहाँ पे बात हो रही है दृष्टिबाधित बच्चे की। ठीक है, उसके साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए, या बच्चे को किस प्रकार से उसे बातचीत करें, कैसे उसे पढ़ाएं, यहाँ पे इस बात पे फोकस किया जा रहा है। ए है कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, जब बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित है बच्चा, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसे आप मतलब ऐसी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए ना आपको जो विजुअल मतलब प्रेजेंटेशन करें, जो विजुअल प्रस्तुतियां दें, दृश्य प्रस्तुतियां, तो ऐसी चीजें तुम्हें नहीं यूज करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत।
बी है ओरिएंट herself so that the students can watch her closely. स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। ये भी नहीं सही, जब बच्चे को देखने में ही प्रॉब्लम है तो चाहे जो आप कर लें। सी है फोकस ऑन द वैरायटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट्स, अनेक प्रकार के लिखित कार्य विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। जब बच्चे को देख, फिर वही बात आ गई, वो विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है तो उसे प्रॉब्लम होगी ना, लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, ध्यान केंद्रित करने में कैसे ध्यान केंद्रित करेगा जब उसे देखने में ही प्रॉब्लम है। डी कह रहा है स्पीक क्लियरली, मतलब बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, आप क्लियरली बोलिए ताकि वो सुन के समझ सके, सुन के कुछ सीख सके। एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स, बिल्कुल सही है, स्पष्ट रूप से आप बोलेंगे और उसे टच करके महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सही हो जाता है डी ऑप्शन। ओके, इजी सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ वैसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्या है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। शायद इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा शायद कट हो गया है, देखते हैं। ए कह रहा है शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, हमें हतोत्साहित किसी बच्चे को नहीं करना है। ओके, बी कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, मतलब ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो आप कभी कभी यूज करिए। ठीक है, तो आई थिंक कि अगर बच्चे को आप कोऑपरेटिव लर्निंग या पीयर ट्यूटरिंग ऐसे करके कुछ ऐसे मेथड आप यूज करें जिसमें बच्चा एक दूसरे से सीख रहा है तो उसे अच्छे से समझ आता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं अपने दोस्तों के साथ सीखने में। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। बी है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, देख लेते हैं नेक्स्ट। सी कह रहा है प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी कोऑपरेटिव लर्निंग है उसे आप बढ़ावा ना दें, बढ़ावा नहीं देंगे तो आप ही डेली पढ़ा रहे होंगे बच्चे को, वो बोर हो जाएगा। ठीक है, डी है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, एक्टिवली प्रमोटेड, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, मतलब बच्चों को आप कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग ये सारा कराइए। ठीक है, इसको आप बढ़ावा दीजिए क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Several research studies show that teachers have more overall interaction with boys, मतलब जो भी टीचर्स हैं वो ज्यादा इंटरेक्शन किससे करते हैं, बॉयज से, उससे ज्यादा बातचीत करते हैं, उन्हें ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें कह रहा है। देन गर्ल्स, लड़कियों पे ध्यान नहीं देते हैं। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन है बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। ऐसा तो नहीं है कि बॉयज को ज्यादा नीड होती है अटेंशन की, गर्ल्स को कम नीड होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी क्लास को इक्वल अटेंशन की जरूरत होती है। ठीक है, हर बच्चे पे हमें ध्यान देना है। बी है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे लड़का लड़की वाली बात होगी कि मतलब लड़कों पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लड़कियों पे कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि लड़कियों को तो वही किचन का काम ही करना है, इनको ऑफिस तो जाना नहीं है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, सी ए बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, मतलब लड़कों को नियंत्रित करना आसान होता है, लड़कियों को क्लास में नियंत्रित करना मुश्किल होता है थोड़ा, ये चीज कहा जा रहा है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, एंड डी है बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल्स, मतलब लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। डी ऑप्शन तो ये कह रहा है कि लड़कियां पढ़ना जानती ही नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, लड़कियों को कम इंपॉर्टेंस मिल रही है एक क्लास में, एक ही क्लास में। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, जेंडर बायस हो रहा है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, देखिए समावेशी शिक्षा कक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आखिर। ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण हो। बी है प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, हमें प्रतियोगी एकदम अधिगम को बढ़ावा नहीं देना है।
और ये भी नहीं करना है। सी है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, मतलब हर बच्चे पे ध्यान देना, इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान देना, उसकी नीड को ध्यान में रखना, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, उसकी कैपेसिटी एबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें ध्यान में रख के जब आप पढ़ाते हैं तो वो चीजें आ जाती है समावेशी कक्षा में। समावेशी कक्षा में होता क्या है, सारे टाइप के लर्नर्स होते हैं भाई, स्लो लर्नर भी होंगे, अच्छे बच्चे भी होंगे, जो तेज, जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट होंगे, वो भी बच्चे होंगे, गर्ल्स होंगी, बॉयज होंगे, कुछ दृष्टिबाधित बच्चे होंगे, तो सारे टाइप के बच्चे एक होते हैं समावेशी कक्षा में। और ये समावेशी जो शिक्षा है वो कहती क्या है कि हम सभी बच्चों को ले लेंगे एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वैरायटी हो जाती है, बच्चों की वैरायटी हो जाएगी, तो किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो वो चीज हो जाती है, हर बच्चे पे, एक इंडिविजुअल पे हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, मतलब विशिष्ट शिक्षा योजना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी समावेशी कक्षा में। डी कह रहा एक रूप निर्देश, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है सी, ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब सारे बच्चों को, एक एक बच्चे पे ध्यान देना है, उनकी नीड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। यहाँ पे बात हो रही अपसारी समाधान की, ठीक है। ए है क्षतिग्रस्त बच्चों की, मतलब जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है। बी सृजनात्मक, देखिए क्रिएटिव बच्चा है तो उसकी थिंकिंग कैसी होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, ठीक है। वो सॉल्यूशंस निकाल लेगा, किसी ना किसी तरह से वो सोचेगा, वो सब तरफ को अपना दिमाग चलाता है। एंड सी है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। डी है इगोसेंट्रिक चिल्ड्रन, इगोसेंट्रिक की बात तो यहाँ नहीं हो रही है, खैर। अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। बी क्या करेगा, यहाँ पे बात हो रही एक समस्या को अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता, मतलब कई तरह की जो सॉल्यूशन है बच्चा निकाल सके, तो वो एक कैसा बच्चा कर सकता है, जो क्रिएटिव हो, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए है डिस्लेक्सिक लर्नर्स। डिस्लेक्सिक लर्नर मतलब क्या होता है, इन बच्चों को पढ़ने में या लिखने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, ठीक है। लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, ये तो पहला ही सही हो गया, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने की कमी, ठीक है। बी है क्रिएटिव लर्नर्स। क्रिएटिव लर्नर में क्या है, हाइपर एक्टिव होते हैं, स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क, मतलब जो भी वर्क को कंप्लीट करना होता है उसमें स्लो होते हैं, ये कह रहा है क्रिएटिव लर्नर में। तो ऐसा तो नहीं है, क्रिएटिव लर्नर थोड़ा सा मतलब क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपने काम में, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्लो होते हैं, ठीक है। सी अटेंशन डेफिसिट लर्नर, हाई मोटिवेशन होता है इनमें एंड कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय तक वो क्या कर सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है अटेंशन डेफिसिट, बच्चों में क्या होता है, ऐसे बच्चों में ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। डी है हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर। हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो। कैन नॉट कॉम्प्रहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है कि दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। आपको सुनने में प्रॉब्लम है तो आप दृश्य सूचनाओं को क्यों नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इट मीन्स कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। डिस्लेक्सिस लर्नर जो होते हैं इनमें क्या होता है, लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, उल्टा सीधा लिख देते हैं, मतलब उल्टा सीधा कुछ पढ़ देंगे और थोड़ा गलत लिख देंगे, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो क्लास करते हैं यहीं पे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।